Okay, so we will discuss the poem number 4 uh, for 10th class, The Ball Poem, and it is written by John Berryman. Okay, it is written by John Berryman. So already I have separated Hindi and English video about this chapter. If you want to see, so you can see from the playlist of 10th class. So, but this video lecture will be a little bit different because it will be on the screen by the screen recording. Anyway, so if newly anyone is visiting this channel, please subscribe and hit the bell icon also. So then let's begin. So as I told you, this poem is written by John Berryman. Okay, John Berryman. So, what is the life background of the poet? Let us discuss about the life background of the poet. John Berryman was an American poet and a scholar. जॉन बेरीमैन एक अमेरिकन पोइट था, उसके साथ एक स्कॉलर भी था. ही इज द बेस्ट नोन ऑफ द ड्रीम सॉन्ग. ड्रीम सॉन्ग के नाम से एक कोई लेख होगा उसका, उससे बहुत परिचित रहे, चर्चित रहे, और वो भी 1969 का, विच वाज स्क्वेंस ऑफ 385 पॉइंट्स. और जो ड्रीम सॉन्ग्स है वो लगभग 385 पॉइंट से सम्मिलित है. ही won the Pulitzer Prize for the Dream Songs. He also won the National Book Award. तो ड्रीम सॉन्ग्स के चलते उन्होंने अवार्ड को भी प्राप्त किया, प्राइज को भी प्राप्त किया. फिर केवल उतना ही नहीं बल्कि एक नेशनल बुक अवार्ड भी उनको मिलता है. द पोएट जॉन बेरीमैन through his poem, The Ball Poem has described the reality of life which everyone has to face one day. इस पोएम में वो यही चीज को दर्शाते हैं कि एक वास्तविकता और जो क्या कर सकता है कि जीवन में और कभी ना कभी क्या हो सकता है, हमें सामना करना पड़ सकता है. एक दिन कभी ना कभी हमें इसका सामना करना पड़ सकता है. He has touched the topic of how to stand up against the miseries and sorrows of life. यहाँ पे उस बात को वो व्याख्या करते हैं, बताते हैं कि जब एक मिसरेबल कंडीशन और सॉरोफुल कंडीशन लाइफ में आता है और तब हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं. He wants to convey the acceptance of loss of the most elemental lesson of human life. So elemental lesson of human life, वो इस बात को कन्वे करने के लिए चाहते हैं, मतलब इस बात को बताने के लिए चाहते हैं कि हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है. किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है? जो मोस्ट एलिमेंट चीज़ को हम खो देते हैं या हमसे मिस हो जाता है. ठीक है, हमें एक्सेप्ट करने का एक क्या होना चाहिए, एक गुण हमारे जीवन में होना चाहिए. तो क्या खोया और किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, इन सब के बारे में हम इस पोएम में भली भांति समझ सकते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड दैट. सो द बॉल पोएम, व्हाट इज इट अबाउट? ये बॉल पोएम क्या है और इसमें क्या लिखा गया है, किस बारे में जिक्र इसमें बताया गया है. द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. एक छोटा सा लड़का है जिसने अपनी बॉल को खो दिया. पोएट उसके बारे में कहता है, ही वॉज प्लेइंग विथ हिज बॉल, वो अपनी बॉल के साथ खेल रहा था. द बॉल स्किप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड वेंट इनटू द नियर बाय वाटर बॉडी. किसी कारण से
उसका बॉल जो है उसके हाथ से फिसल जाता है और पास के एक वाटर बॉडी, चाहे वो नदी हो, झरना हो, कुछ भी हो, वहाँ पे जाके गिर जाता है। एक छोटा सा झरना ही होता है, मतलब नदी की तरह होता है, और उसी में जाके गिर जाता है। द पोएट सेज दैट हिज साइट ऑफ द बॉय losing his favorite ball made him think about the boy and his reaction टू दिस सिचुएशन। और यहाँ पे जैसे लड़का अपना फेवराइट बॉल को खो देता है, यानी उसके जो बहुत ही पसंदीदा चीज़ है उसी को जब खो देता है, और खोने के बाद फिर वो क्या करता है कि उसका रिएक्शन कैसा होता है, उस रिएक्शन को पोएट यहाँ पे अपनी पोएम के द्वारा दर्शाते हैं। He further says that the boy was helplessly looking into the water where his ball had gone। तो असहायक हालतों में जहाँ पे उसका बॉल गिर गया था, कि वहाँ पे वो झांक रहा है, देख रहा है, इस बात को भी पोएट यहाँ पे बताते हैं। He was sad and was trembling with fear। वो दुखी भी हो जाता है और डर से कांप भी उठता है। He got so immersed in his sorrow that he kept standing near the harbor for a very long time and kept on looking for his ball। इसी प्रकार से एक लंबे समय तक वो क्या करता है, वहाँ पे खड़ा होकर के अपना जिस बॉल को वो लॉस कर दिया, जो बॉल अब स्किप हो गया और पानी में जाके गिर गया, और एक लंबे समय तक वो क्या करता है, वहाँ पे देखता है। The poet says that he could console him that he may get new balls, or he could also give him some money to buy another ball। पोएट यहाँ पे ये कोशिश करता है कि एक नए बॉल खरीदने के लिए उसको पैसा देने के लिए कोशिश करता है, लेकिन मन में इच्छा जाहिर करता है, लेकिन फिर क्या होता है, but he stops himself from doing so because he thinks that the money may bring a new ball but will not bring the memories and the feeling attached to the lost ball। लेकिन फिर रुक जाता है। ये किस बात के लिए रुक जाता है? वह इसलिए रुक जाता है कि ये जो पैसा है, एक नया बॉल तो लेकर के आ जाएगा, लेकिन बॉल के साथ उसका जो अटैचमेंट है, बॉल के साथ उसका जो फीलिंग्स है, बॉल के साथ उसका जो मेमोरीज है, वो कभी भी वापस लेकर के नहीं आ सकता। He further says that the time has come for the boy to learn his responsibilities। अभी फिर वो कहता है कि वर्तमान समय आ गया उस लड़का को अपने उत्तरदायित्व के बारे में, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में उसको क्या होना है, सीखना है। Here the poet wants to say that now the boy will learn the toughest lesson of life। अभी पोएट यही कहता है, बॉय जो है, लड़का जो है, वो क्या करेगा, लाइफ में एक टफेस्ट लेसन को सीख लेगा कि जो चीज़ के साथ अटैचमेंट होता है वो अगर स्लिप हो जाता है, स्किप हो जाता है, तो क्या होता है। द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ दैट वन डे वी विल लॉस आवर लव्ड वन एंड आवर लविंग थिंग्स। ये लेसन और ये पोएम हमें इस बात को सिखाता है कि एक ना एक दिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लॉस करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे हम किसी को बहुत प्रेम करते हैं, चाहे हम किसी को बहुत चाहते हैं, वो सारे चीज़ को एक ना एक दिन क्या करना पड़ेगा, हमें लॉस करना पड़ेगा। चलिए पोएम को थोड़ा पढ़ते हैं और उस पोएम का थोड़ा एक्सप्लेनेशन को भी हम देखते हैं। समरी तो हमने देख लिया, ये समरी समझ गए तो यही हो गया। इस समरी को पूरी याद करके रख लेना। अगर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन इस पोएम से रिलेटेड आएगा तो इसी को लिख देना और आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। But is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street.
and then merrily over. There it is in the water. The poet writes using third person, a boy, and a first person I. ठीक है, फर्स्ट पर्सन के रूप में वो आई के लिए देता है और थर्ड पर्सन के लिए एक लड़का के लिए देता है। ही और द पोएट स्टैंड्स as a witness to the whole accident of the loss of the ball. पोएट यहाँ पे खुद मौजूद रहता है और देखता है कि लड़का एक बॉल को बाउंसिंग करते करते खेलता है, लेकिन फाइनली वो जाकर के क्या होता है कि पानी में गिर जाता है। But is the boy now does not refer to the change in the status or existence of the boy, but to the sudden change in the boy feelings. It means how does the boy feel now? अब ये एहसास करने के लिए कोशिश करता है पोएट कि अब उसका फीलिंग किस प्रकार होगा। In this line, the boy's ball has bounced across the street and flopped into water. The boy has lost the ball forever. तो जो बॉल बाउंसिंग होते हुए और स्ट्रीट की तरफ जा रहा था, ठीक है, वो खेल रहा था और वो बॉल जाकर के क्या होता है कि पानी में जाके गिर जाता है और वो फिर से कभी उसको नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये जो स्टांजा है, इस स्टांजा में कुछ लिटरेरी डिवाइस इस प्रकार है। एक तो इमेजरी है, when the poet used the word merrily bouncing down the street, इमेजरी के रूप में यहाँ पे लिखा है merrily bouncing down the street, ये इमेजरी है। रिपीटेशन है what merrily, ओके। राइम स्कीम, यहाँ पे कोई भी राइम स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स है। तो सेकंड स्टांजा को देखते हैं फिर हम। सेकंड स्टांजा में क्या है? No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid or trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not retreat on him. तो यहाँ पे वही बात है, लड़का खड़ा है और देख रहा है, क्या चीज़ को देख रहा है कि उसका बॉल कैसे चला गया, और खाली देख ही नहीं रहा है बल्कि उसको देख करके वो दुखित भी हो रहा है कि जो कई सारे मेमोरीज उसके जीवन में था, वो मेमोरीज क्या हो चुका है, अभी पानी में चला जा चुका है। लिटरेरी डिवाइस को हम जैसे कि देखते हैं तो यहाँ पे भी राइम स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स है, लेकिन कुछ वर्ड मीनिंग इस प्रकार है। ग्रीफ का मतलब सॉरो होता है, रिक्ट का मतलब फिक्सेड होता है, ट्रम्बलिंग का मतलब शेकिंग होता है, हार्बर का मतलब है डॉक पार्ट जिसको हम कहते हैं, पोर्ट जिसको कहते हैं, यानी जो किनारा है, पोर्ट, सी पोर्ट हो सकता है ना। और इंट्रोड्यू का मतलब है इन्वेडर। तो लाइन 1 में क्या लिखा है? लाइन 1 हमको ये बताता है, द पोएट फील्स दैट देयर वाज नो पेन इन एक्सप्लेनिंग द बॉय दैट ही हैड अदर बॉल्स एज वेल। पोएट यहाँ पे ये कहता है कि सोचता है कि दुखी होने का जरूरत ही नहीं था क्योंकि दूसरा बॉल भी लाया जा सकता है। लाइन नंबर 2 and 3 फिर ये कहता है, क्लियरली एक्सप्रेस द बॉयज सॉरो ऑन लूजिंग द बॉल। लाइन नंबर 2 और 3 में लड़का जैसे बॉल को खो देता है और किस प्रकार दुखी होता है उसको वर्णन किया जाता है। ही स्टैंड्स रिजिड, स्टिफ, मोशनलेस, वो वहाँ पे बिल्कुल मोशनलेस कंडीशन में खड़ा हुआ होता है, ठीक है। येट ट्रेम्बलिंग विथ फियर ऑफ लॉसिंग, है ना, कुछ चीज खोने के बाद जो डर आता है उसी डर के मारे में कांपते हुए वो खड़ा रहता है। द पोएट यूज्ड टू कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स
to convey the boy affected state of mind. It's out of extreme sorrow that he does not really know how to react and what to feel. He just continue staring down the ball. यहाँ पे पॉइंट इस बात को व्याख्या करते हुए कहते हैं कि लड़का जो है बस स्टेयरिंग ही कर रहा होता है, यानी देख ही रहा होता है कि कैसे उसका बॉल को वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन प्राप्त करना तो मुश्किल है। अब वो दुखी होकर के वहां पे खड़ा है। As he stands down the ball, he actually stares down all the memories of boyhood. जैसे वो बॉल को देखता है तो उसी बॉल के साथ साथ वो अपना जीवन भर का जो मेमोरीज से, लड़केपन का जो मेमोरीज से, वो सारे मेमोरीज को यहाँ पे उसके दिमाग में आ जाते हैं और एसोसिएटेड विथ द बॉल, उस बॉल के साथ अपना सारा जो लड़केपन का जो याद है वो वहाँ पे जुड़ा हुआ था। द मेमोरीज ऑफ द गेम्स प्लेड विथ दिस वेरी बॉल हैज बीन लॉस्ट विथ दिस एक्सीडेंट। बहुत सारे गेम उसने और अपने जीवन में उसी बॉल के साथ खेला था और वो सारे मेमोरी जो है इस एक्सीडेंट के द्वारा क्या हो गया कि वो खत्म हो गया। ऑल दोस मोमेंट हैव गॉन डाउन द हार्बर, और सभी जो मोमेंट है यानी वो जो क्षण है वो सब क्षण जो है हार्बर की तरफ यानी वाटर बॉडी की तरफ वो चला जाता है। The poet does not wish to disturb the boy and interfere with his thoughts. He actually sorry, I can't see it. That means वो एक्चुअली उसको उस परिस्थिति में से क्या नहीं करना चाहता है, उस परिस्थिति में से डिस्टर्ब करना नहीं चाहता है, यानी वो जो क्षण है, वो जो समय है, उस समय से उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता है। फिर उसके बाद ए टाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ, ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ड ऑफ पोसेशन, पीपुल विल टेक बॉल will be lost away, little boy, and no one buys a ball back, money is external। अब यहाँ पे क्या कहा जाता है कि मनी तो एक्सटर्नल है, लेकिन बॉल के साथ जो यादगार जुटा हुआ है उसी को फिर से वापस नहीं किया जाएगा। सिंबलिज्म का पोएटिक लिटरेरी डिवाइस, सिंबलिज्म के रूप में बॉल यहाँ पे सिंबलिज्म के रूप में दिया गया है, एक पैशन ऑफ द वर्ड है। फिर एलिटरेशन है ना, बायस ए बॉल बैक, ठीक है। एलिटरेशन का असली मतलब क्या होता है वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं और ज़्यादा उसको आगे नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। पोसेशन जिसका मतलब ओनरशिप, एक्सटर्नल हियर थिंग्स विथ विच फीलिंग आर नॉट अटैच्ड। ये लाइन में क्या क्या कहता है, अनदर बॉल विल ओनली कॉस्ट ए टाइम, मतलब एक दूसरा बॉल है तो सिर्फ उसको खरीदा जा सकता है ना, वुड स्टिल नॉट बी वर्थ इट, इट वुड बी वर्थलेस फॉर ए न्यू बॉल, वुड बी लाइक ए फ्रेश स्टेट विथ नथिंग रिटन ऑन इट एंड नो मेमोरीज अटैच टू इट। नया बॉल खरीदा भी जा सकता है लेकिन उस बॉल के पास कोई नया मेमोरी नहीं है, तो उसका मतलब उसमें सिर्फ पैसा खर्च करना होगा पर जो यादें उस बॉल के साथ है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। नाउ देयरफॉर टू द प्रेजेंट मोमेंट, द मोमेंट दैट द पोएट एक्सपीरियंस राइट देयर विद द बॉय। तो इसलिए अभी पोएट क्या करता है, लड़का को छोड़ देता है, वो थोड़ा अनुभव ले ले, ठीक है, वो थोड़ा अनुभव ले ले। इट इज
materialistic world out there, and it completely defined by the belongings, possession, or the greed of the human. In such a world, his ball has his first possession and the first responsibility that he had to shoulder. तो जीवन में कई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन लड़कपन होने के नाते उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल वो बॉल था, लेकिन वो बॉल अभी क्या हो चुका है, उसके हाथ से निकल चुका है, तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी को एहसास होना है। ये बात तो पॉइंट यहाँ पे चाहते हैं। बॉल्स हियर symbolize all the belongings of the relationship that the poor cherish। तो यहाँ पे बॉल एक सिंबलिज्म के द्वारा लिया जाता है, ठीक है, जैसे कि उसका रिलेशन उसके साथ क्या है। द पोएट स्ट्रेसेस दैट द बॉय, द सिंबल ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, विल कीप लूजिंग थिंग्स एंड पीपल अराउंड हिम। They may not be able to always have those things and people back। तो जो भी, चाहे लोग हो, चाहे कोई पोजीशन हो, कुछ भी हो, अगर हमारा पास है तो हमेशा के लिए ये नहीं रहेगा, एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, ये हमारा हाथ से निकल जाएगा। मनी इज एक्सटर्नल refers to the fact that money can't buy everything that any want to keep forever। यानी मनी तो एक सेकेंडरी थिंग्स है, पर मनी क्या नहीं कर सकता, ये हमारा जो रियलिटी जो यादें है वो सारे चीज को क्या नहीं कर सकता, वो वापस हमें दिला नहीं सकता, हमारा जो मेमोरी है वो दिला नहीं सकता। He is learning well behind his separate eyes the epistemology of loss, how to stand off knowing what every man must do one day know and must know by day how to stand up। एक दिन ऐसा आएगा और इसी चीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई ना कोई हमारा पास होगा और हम जरूर उसको खोएंगे, और ये चीज एहसास हमको करना ही पड़ेगा, इस चीज को हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पॉइंट यहाँ पे ये बताना चाहते हैं। बिहाइंड द सेपरेट आइज रेफर टू द मेंटल स्टेट ऑफ द बॉय, दैट इज आइज में नॉट से सो बट माइंड इज एनालाइजिंग द सिचुएशन, his heart is gathering all his emotion to help him cope with the loss। इसी लॉस का जो दुख है, उसी लॉस का जो पीड़ा उसके अंदर है, भले ही उसका आंख जो है मतलब उसको छोड़ नहीं रहा है, वो देख ही रहा है उस जो परिस्थिति को, और उसका दिल क्या करता है, और इस स्थिति में उसको मतलब वो महसूस करता है कि क्या दर्द उसके अंदर हो रहा है। द आइज आर डिसअपॉइंट फॉर दे आर frantically following or searching for the ball and what remained behind। आँख तो ढूंढ रहा है, देख रहा है, लेकिन वो वही चीज भी देख रहा है कि क्या उसके पीछे रह गया है। एपिस्टेमोलॉजी, द ग्रीक वर्ड एपिस्टम मीन्स नॉलेज। अब उससे पॉइंट यही चाहते हैं कि इसके द्वारा उसको कुछ नॉलेज मिले। द पॉइंट स्ट्रेसेस दैट फैक्ट ऑफ द बॉय हैज टू नो व्हाट लॉस फील्स लाइक एंड टू एमर्ज विक्टोरियस आउट ऑफ इट। लॉस प्राप्त करने का दुख भी उसको एहसास होना चाहिए, और साथ ही साथ उससे उभर के आना, उससे विजय प्राप्त करके आगे आना, वो भी पॉइंट यहाँ पे चाहते हैं। Every man must know how to raise from his own ashes। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आशीष से कैसे उठना है, ना अपनी राख से कैसे उठना है, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। Whatever one may face, one must know how to put it behind oneself and move ahead in life।
The poet actually appeals to never say die, human spirit to continue reign. तो आखिरी में वो यही कहता है कि कोई भी चीज हमारे पास नहीं रह सकता है और सब कुछ खत्म होगा। इंसान मर जाएगा लेकिन उसका आत्मा जरूर अमर रहेगा। सो थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।